यार ये देखो, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो पेट्रोल में अभी E20, E30, अभी E85 की भी बातें चल रही है। तो आने वाले समय में इसका माइलेज और घटने वाला है, मेंटेनेंस अब इसका और बढ़ने वाला है। ये हो गई पेट्रोल की प्रॉब्लम। अगर आप डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो डीजल में अभी DPF फिल्टर का अलग से प्रॉब्लम चल रहा है, उसका मेंटेनेंस आपको अलग से भरना पड़ेगा, उसके खर्चा अलग है। तो डीजल और पेट्रोल में ये प्रॉब्लम है। अगर आप CNG लेते हो तो भैया वही लंबे लंबे लाइन में रुको, शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, आपको पावर पे परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो CNG तो वैसे भी कुछ फ़ायदे का है नहीं। अगर आप EV लेते हो, अगर आप सिर्फ सिटी में ड्राइव करने वाले हो तो ठीक है, लेकिन आपको कोई अनप्लान ट्रिप करना है, अगर आपको शहर के बाहर जाना है तो आज भी EV में डर लगता है, रेंज एंजाइटी होती है, प्लस गाड़ियाँ महंगी भी बहुत होती है। इन सब के बीच में एक हाइब्रिड का ऑप्शन था, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियाँ नॉर्मल पेट्रोल डीजल से कम 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक महंगी होती है। तो इतना 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने की जगह उतने का पेट्रोल ही भरा लो। तो ऐसे में इंसान ने क्या लेना चाहिए, पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर हाइब्रिड। तो मेरे जैसे ही काफ़ी सारे न्यू बायर्स आज की डेट में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ। मुझे नई गाड़ी तो लेनी है, क्या मैं पेट्रोल पे पैसे डालूँ, क्या मैं डीजल लूँ, EV लूँ, CNG लूँ या मैं हाइब्रिड लूँ। यही सवाल आपके भी मन में होगा अगर आप एक न्यू कार परचेस करने की सोच रहे हो। तो आपके सारे सवालों का सिंपल और सरल भाषा में जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखें। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने वर्चुअल गराज कार ब्रो में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो हमने पहले भी बनाया था 1 साल पहले, तब की कंडीशंस कुछ और थी, और जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, साल बीत रहे हैं, वैसे फ्यूल ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने 2026, 27, 28 के हिसाब से जो भी हमारे पास फ्यूल ऑप्शन है उसमें से आपने कौन सा चूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर आज का एक खास वीडियो बनाया है। तो 2026 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, जैसे कि सबसे जो प्रेफर्ड ऑप्शन आज के डेट में पेट्रोल को माना जाता है, लेकिन पेट्रोल में चैलेंज ये है, इसमें E5, E10, E20, अभी E30 की बात चल रही है, और हाल फिलहाल में E85 तक का भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो खैर E85 का इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग तरीके से होगा, लेकिन एक डर तो लगा रहेगा कि यार इथेनॉल की और ब्लेंडिंग बढ़ सकती है। तो पेट्रोल के मामले में एक तो देखिए, ये इथेनॉल की वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होने वाला है, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस और बढ़ सकता है, और आने वाले समय में पेट्रोल के प्राइजेस भी बढ़ने की उम्मीदें है। तो जो लोग पेट्रोल परचेस करने की सोच रहे हैं उनके मन में ये सारे डाउट है, E30 हुआ तो क्या होगा, E50 हुआ तो क्या होगा, E85 के केस में क्या होगा, पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का क्या होगा, क्या इसका रीसेल घट सकता है, आने वाले समय में क्या ये गाड़ियाँ बिल्कुल ही मेंटेनेंस के चलते अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेट्रोल पोटेंशियल ओनर्स के मन में हैं। वही इसका जो ऑल्टरनेटिव था वो था डीजल। लेकिन डीजल के केस में भी जो हाल फिलहाल में न्यू गाड़ियां आ रही है उसमें DPF फिल्टर चोकिंग का इशू आ रहा है, जिसके चलते अलग सा मेंटेनेंस डीजल के केस में भी बढ़ रहा है। तो वो एक डीजल का अलग टेंशन है। तो काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम EV ही क्यों ना ले लें, ना इसमें पेट्रोल का टेंशन है, ना इथेनॉल का टेंशन है, ना DPF फिल्टर का टेंशन है। लेकिन EV के केस में आज भी अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मोर देन 80% इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कोई EV का चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, और आज भी बहुत सारे नेशनल हाईवेज में कनेक्टिंग कोई भी EV का चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता। इसके चलते EV के केस में जो भी EV ओनर्स है, भले वो कितना ही EV को प्रेज कर ले, अपने परचेस को जस्टिफाई कर ले, लेकिन आज भी EV के केस में एक रेंज एंजाइटी हमेशा EV ओनर्स के मन में रहती है। आप सडनली कोई अनप्लान ट्रिप नहीं कर सकते हो, इमरजेंसी में आप किधर भी गाड़ी निकाल के जा नहीं सकते हो प्लान किए बिना। तो अगर आपको EV से लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो आज भी आपको पूरा प्लान करके उस एंजाइटी को, डर को मन में लेके चलना होता है। तो ये प्रॉब्लम आज भी EV का है, जो अगले कई सालों तक रहने वाला है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है मेरे दोस्त। इंडिया सिर्फ आपकी सिटी तक लिमिटेड नहीं है, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़े सिटीज़ में ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण भारत है, मोर देन 80% इंडिया में आज की डेट में EV का इंफ्रा नहीं है। तो वो लोग क्या करें, उनके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे में और एक ऑप्शन था जो कि था CNG का, लेकिन CNG के केस में वही, अगर आपके लिए टाइम प्रायोरिटी है, आप एक बिजनेस करते हो, टाइम बचाना चाहते हो, तो ऐसे केस में CNG के लंबे लंबे आपको कतार में रुकना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रीम टफ ड्राइविंग कंडीशन में अगर गाड़ी चलाते हो तो ऐसे केस में CNG आपको पावर के मामले में तकलीफ देने वाली है। और पेट्रोल से CNG गाड़ियाँ महंगी भी होती है, और पेट्रोल से EV भी काफ़ी महंगी होती है। तो ऐसे में पेट्रोल के अलग प्रॉब्लम है, डीजल के अलग प्रॉब्लम है, CNG के अलग प्रॉब्लम है, EV के अपने प्रॉब्लम है। तो लोग कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड क्यों ना लें।
तो हाइब्रिड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं होंडा सिटी का एग्जांपल ले लूँ, तो जो होंडा सिटी का ZX CVT टॉप वेरिएंट आता है वो लगभग आपको 19 लाख में मिलता है। वही आपको ZX CVT अगर आपको हाइब्रिड में लेनी है तो उसका कॉस्ट 25 लाख तक हो जाता है। मतलब आप 6 लाख रुपए अपफ्रंट कॉस्ट एक हाइब्रिड गाड़ी के लिए डाल रहे हो। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए हम एक साथ डालने की जगह क्यों ना उसके हम पेट्रोल पे ही पैसे भर दे, उस पैसे के हम पेट्रोल ही क्यों ना खरीदे। तो ये सब काफ़ी सवाल है। हाइब्रिड तो एक तो काफ़ी महंगी होती है, 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए अपफ्रंट डालना भी प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए कौन सा फ्यूल सही है? क्या आपने हाइब्रिड लेना चाहिए? क्या आपने हाइब्रिड के ऊपर 7 लाख रुपए अभी डालने चाहिए? क्या आपके लिए ईवी बेस्ट है? क्या आपके लिए CNG बेस्ट है? डीजल बेस्ट है? पेट्रोल बेस्ट है? तो आज हम यहाँ पे सेगमेंट वाइज कंपेयर करेंगे और एंड में कंक्लूजन देखेंगे कि आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फ्यूल आपके लिए सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईवी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे पेट्रोल डीजल जो लेने वाले लोग थे वो पेट्रोल डीजल के आने वाले डर से ईवी की तरफ जा रहे हैं, और ईवी के अपने प्रॉब्लम देख के फिर से वापस पेट्रोल डीजल की तरफ ही आ रहे हैं। तो लोग बहुत कंफ्यूज है। तो सबसे पहले ईवी का डाउट हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले ईवी किसने लेनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो अगर आपकी ड्राइविंग डेली बेसिस पे सिटी में होती है, ये दोनों अलग रिक्वायरमेंट्स है। डेली आपकी ड्राइविंग होनी चाहिए और आपकी पूरी की पूरी ड्राइविंग सिटी में होनी चाहिए। ऐसे केस में ईवी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि ईवी का जो रनिंग कॉस्ट है वो सबसे कम है। इसके अलावा अगर आप एक सेकेंडरी कार देख रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक पेट्रोल डीजल कार है और आपको सिटी कम्यूट के लिए एक सेकेंडरी कार देखनी है, तो वैसे केस में भी ईवी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। और आपकी ड्राइविंग अगर फिक्स रूट पे है, मतलब आपका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आप ट्रैवल करते हो, उसी रूट पे आप ट्रैवल करने वाले हो, और आप एक अच्छे ईवी इंफ्रा जोन के अंदर ट्रैवल करते हो जहाँ पे अच्छी खासी ईवी की कनेक्टिविटी है, उस केस में आपने आंख बंद करके ईवी ही लेनी चाहिए। उसके अलावा हम उन कैटेगरी को भी डिस्कस करेंगे जिनको ईवी बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है अगर आपका ड्राइविंग रूट फिक्स नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस उतना ही ट्रैवल करना है, लेकिन कुछ लोगों का बिजनेस ऐसे रिक्वायरमेंट होता है कि वो किसी भी शहर में कभी भी ट्रैवल कर सकता है। ऐसे केस में ईवी आपको हमेशा रेंज एंजाइटी देगी, और आप कौन से रूट पे ट्रैवल करने वाले हो, वहाँ पे ईवी का इंफ्रा कितना अच्छा है, वहाँ पे है भी कि नहीं, आपको कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे केस में प्लानिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ईवी के साथ में। तो अगर आपका ड्राइविंग रूट फिक्स नहीं है और आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अगर आउट स्टेशन भी ट्रैवल करना पड़ता है, उस केस में आपको ईवी को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों की डेली बेसिस पे रनिंग नहीं होती है, भले वो सिटी में ही चलाते लेकिन डेली बेसिस पे नहीं चलाते, तो ऐसे केस में 5 से लेकर 7 लाख रुपए ईवी गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेंड करना भी कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। तो अगर आपकी ड्राइविंग डेली बेसिस पे सिटी में है तो आपके लिए ईवी बेस्ट है, लेकिन आप कभी कभार चलाने वाले हो, उस केस में आपको दूसरे फ्यूल ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। ईवी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित नहीं होगा फाइनेंशियली। तो ये वो कैटेगरी है जो ईवी कार लेना चाहते हैं। तो हमने क्लैरिफाई कर दिया किन लोगों को ईवी लेना चाहिए और किन लोगों को ईवी लेने से बचना चाहिए। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत लोग इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार लेने वाले हो तो उस केस में ईवी आपके लिए आइडियल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप सारे ड्राइविंग कंडीशन में ईवी को लेके जा नहीं सकते हो, सारे रूट्स पे ईवी को लेके जा नहीं सकते हो, और फर्स्ट कार ही आपको सारे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं करती है तो हमेशा आप उस गाड़ी से अनसेटिस्फाइड रहोगे। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपने बहुत सोच समझ के ईवी लेना चाहिए। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है सीएनजी। अब सीएनजी किसको लेनी चाहिए? अब आप एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपकी डेली ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है, डेली ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था ईवी में भी सीएनजी में भी, अगर आपकी डेली बेसिस पे ड्राइविंग की रिक्वायरमेंट है और आप सिटी प्लस हाईवे
सिटी प्लस आउट स्टेशन आप दोनों जगह पे ट्रैवल करते हो, तो ऐसे में आपके लिए सीएनजी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि सिटी में आपको यहाँ पे रनिंग कॉस्ट का बेनिफिट सीएनजी से मिलेगा। और अगर आप आउट स्टेशन ट्रैवल करते हो तो आपको रेंज एंजाइटी भी नहीं होने वाली है, तो आपके लिए रनिंग कॉस्ट मैटर करता है। आपकी डेली बेसिस पे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है, सिटी प्लस आउट स्टेशन आप दोनों भी ट्रैवल करते हो, तो ऐसे में आपके लिए सीएनजी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। खास करके तब जब आपका रूट फिक्स नहीं होता, जो हमने ईवी के केस में देखा, आपको सडन किसी भी सिटी में ट्रैवल करना पड़ सकता है। वैसे में अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है, इसमें आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऐसे में आपके केस में रेंज एंजाइटी नहीं होने वाली है, और आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कंपेरेटिवली पेट्रोल डीजल से काफ़ी कम होने वाला है। ये थे सीएनजी के फायदे। अब सीएनजी किसने अवॉइड करनी चाहिए? कुछ लोग वैसे भी होते हैं जिनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, तो ऐसे केस में सीएनजी का आपने लंबा लंबा लाइन देखा होगा, सीएनजी भरने के लिए कई घंटों आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपके लिए टाइम प्रायोरिटी है, कन्वीनियंस प्रायोरिटी है, तो आपको सीएनजी हमेशा दिक्कत दे सकती है। अगर आपको टाइम ही बचाना है तो सीएनजी आपने लिया है कि आप सीधा पेट्रोल ही ले सकते थे। इसके अलावा जो लोग गाड़ी से एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा पावर एक्सपेक्ट करते हैं, उनको सीएनजी हमेशा डिसअपॉइंट करने वाली है। सीएनजी का पावर आउटपुट उतना नहीं होता जितना किसी पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ी पे मिल सकता है। अब बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि यार जब भी आपको पावर चाहिए तो पेट्रोल पे गाड़ी चलाओ, जब आपको पावर नहीं चाहिए सीएनजी गाड़ी चलाओ। तो इतना मेहनत करने की जगह आप सीधा पेट्रोल गाड़ी क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि सीएनजी हम लेते हैं बेसिकली रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए। तो उसका फोकस ये होता है कि हमने जो एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं 3 से 4 लाख रुपए, उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। और अगर आपको पेट्रोल पे ही गाड़ी चलानी है तो आपने एक्स्ट्रा 3 से 5 लाख रुपए डाले क्यों? तो सीएनजी बेसिकली उनके लिए फायदेमंद है जो कि एक कमर्शियल माइंडसेट से चलता है, जिनके लिए रनिंग कॉस्ट प्रायोरिटी है और वो सिटी प्लस हाईवे हर जगह ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में सीएनजी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। अगला जो ऑप्शन है वो है डीजल का, जो एक ज़माने में काफ़ी लोग उसको प्रेफर करते थे, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले डीजल काफ़ी सस्ता होता था, माइलेज भी डीजल गाड़ियों में ज़्यादा निकलता था और पावर में भी कोई कमी होती नहीं थी। तो डीजल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे गवर्नमेंट के नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं, और हाल फिलहाल में डीजल गाड़ियों में जो डीपीओ फिल्टर चोकिंग का इशू है, जिसके चलते काफ़ी सारे ओनर्स ने बताया कि उनका मेंटेनेंस का जो खर्चा है काफ़ी बढ़ रहा है हर महीने में। तो ऐसे में डीजल गाड़ी किन लोगों ने लेनी चाहिए? तो आपको डीपीओ फिल्टर का इशू सबसे पहले एक फंडामेंटली समझना होगा। अगर आपकी गाड़ी केवल सिटी में चलती है, रुक रुक के चलती है, या फिर आप गाड़ी को रोके रहते हो एक ही जगह पे, तो ऐसे केस में ही गाड़ी का जो डीपीओ फिल्टर है वो चोक होता है, उसको रिलीज़ होने को कोई मौका ही नहीं मिलता है। तो अगर आप डीजल गाड़ी लेने वाले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा आपकी गाड़ी की डेली बेसिस पे रनिंग होती है, अच्छी खासी रनिंग होती है नॉन स्टॉप, वो भी हाईवेज पे। अगर आप सिटी में मैक्सिमम चलाओगे, सिटी के ट्रैफिक में सिग्नल्स पे गाड़ी बार बार रुकती है, ट्रैफिक में गाड़ी बार बार रुकती है, तो ऐसे केस में डीपीएफ का जो फिल्टर है वो चोक होने की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसी के साथ गाड़ी की डेली बेसिस पे रनिंग नहीं है, एक ही जगह पे गाड़ी रुकती है, कभी कभार निकलती है, उस केस में भी डीपीएफ के जो फिल्टर को क्लियर होने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर आपको डीजल गाड़ी लेनी है तो गाड़ी की डेली रनिंग होनी चाहिए और अच्छी खासी रनिंग होनी चाहिए, अच्छे खासे स्पीड में, वो भी खास करके हाईवेज़ के ऊपर। तो अगर आपकी मैक्सिमम ड्राइविंग डेली बेसिस पे हाईवे के ऊपर है तो ऐसे केस में ही आपके लिए डीजल गाड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप केवल सिटी में चलाने वाले हो, डेली बेसिस पे गाड़ी की ड्राइविंग नहीं है, वैसे केस में अपने डीजल गाड़ी को अवॉइड करना चाहिए। अब बचा मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन जो कि है पेट्रोल का। तो पेट्रोल के केस में आजकल काफ़ी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों में जो सबसे बड़ा राक्षस है वो है ये इथेनॉल। आप यहाँ पे देख रहे हो E5, E10, E20, अब बात चल रही है E30 करने की, और हाल फिलहाल में E85 की भी बातें चल रही है। तो ऐसे में गाड़ियों का जो माइलेज है वो घटता जा रहा है और गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते लोग पेट्रोल गाड़ियों को लेने से बच रहे हैं। तो ऐसे केस में पेट्रोल गाड़ी किसको लेनी चाहिए? तो पेट्रोल गाड़ी के केस में सबसे पहले आपको समझना होगा, अगर आप कंपेयर करोगे सीएनजी, डीजल, ईवी या फिर हाइब्रिड से, तो सबसे जो सस्ती गाड़ी आपको पेट्रोल ही पड़ने वाली है। तो अगर आपकी ड्राइविंग डेली बेसिस पे नहीं है, आप डेली बेसिस पे गाड़ी नहीं चलाने वाले हो, और मेरे जैसे कभी कभार आपके हाईवे पे ओकेजनल ड्राइविंग होती है, वैसे केस में आपके लिए पेट्रोल सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए डाल के ईवी लोगे, सीएनजी लोगे, डीजल गाड़ियाँ लोगे, और आप डेली बेसिस पे गाड़ी चलाओगे नहीं, तो एक्स्ट्रा फालतू में 5 लाख रुपए डालने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो पेट्रोल गाड़ी किन लोगों ने लेनी चाहिए? तो ऐसे में वो कैटेगरी आती है मेरे जैसे लोगों की, तो जिनकी डेली बेसिस पे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वो कभी कभार एक लंबी ओकेजनल हाईवे की ट्रिप करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, गाड़ी महीने में 1-2 बार ही निकलती है, लेकिन जब भी निकलती है एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे निकलती है। तो जो लोग जिनकी डेली बेसिस पे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लोग डेली गाड़ी नहीं चलाते हैं, उन लोगों को
पेट्रोल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप ईवी लोगे, सीएनजी लोगे, डीजल लोगे तो आपको हाई इनिशियल कॉस्ट पे करना पड़ेगा। डीजल गाड़ियाँ, सीएनजी गाड़ियाँ, ईवी गाड़ियाँ पेट्रोल से 3 से लेकर 7 लाख रुपए तक महंगी होती है। तो अगर आप डेली गाड़ी चलाने ही नहीं वाले हो तो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए डाल के कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो ऐसे केस में पेट्रोल आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है, अगर आप कभी कभार गाड़ी हाईवे पे निकालने वाले हो तो। ऐसे केस में आपको ना कोई रेंज एंजाइटी होने वाली है, ना आपके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस, डिलीवरी, आउटपुट भी मिल जाता है और आपका इनिशियल कॉस्ट भी बच जाता है। तो कभी कभार ड्राइविंग करने वाले हो, डेली ड्राइविंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ओकेजनली हाईवे ट्रिप करने वाले हो, तो पेट्रोल गाड़ी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। अब एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं, वो है हाइब्रिड। अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार सीएनजी लेने से अच्छा हाइब्रिड गाड़ी ले लो, तुमको लंबे लाइन में रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइब्रिड के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाइब्रिड गाड़ियों का कॉस्ट। जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी है जिसका पेट्रोल में जो टॉप वेरिएंट है ZX CVT का, वो आता है लगभग 19.5 लाख रुपए में। वही अगर आप हाइब्रिड लेने जाते हो तो आपको गाड़ी लगभग 25 लाख की पड़ती है, मतलब 6 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो हाइब्रिड होंडा सिटी के ऊपर। सेम ही गाड़ी है लेकिन आपको हाइब्रिड में मिलता है। तो हाइब्रिड गाड़ी किन लोगों ने लेनी चाहिए? सबसे पहले चीज़, जिन लोग के लिए टाइम और कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उन लोग के लिए हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सीएनजी गाड़ी लोगे, ईवी गाड़ी लोगे तो ईवी के चार्जिंग का टाइम वेस्ट होगा, सीएनजी के लंबे लंबे लाइन में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जिन लोगों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, उन लोग के लिए हाइब्रिड गाड़ी बेस्ट है। लेकिन आपको इंश्योर करना होगा जो भी आप एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हो, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, आपकी डेली बेसिस पे अगर ड्राइविंग की रिक्वायरमेंट है तब ही आपको हाइब्रिड गाड़ी का जो कॉस्ट है वो जस्टिफाई करता है। अगर आप डेली बेसिस पे गाड़ी चलाने नहीं वाले हो तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का वैसे भी कुछ आपको प्रैक्टिकल यूज होने नहीं वाला है। तो मोटा मोटा अगर देखें, जो सीएनजी लेने वाले हैं, सीएनजी में आपको लाइन में रुकने की कन्वीनियंस की प्रॉब्लम है और पावर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो ये थोड़ा उसका आप हायर वर्जन कह सकते हो। तो हाइब्रिड गाड़ी के केस में आपको पावर में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, पावर आपको ठीक ठाक मिलेगा। तो हाइब्रिड के केस में सबसे बड़ा जो फायदा है, जब आप सिटी में चलते हो इलेक्ट्रिक मोटर पे, आपको रनिंग कॉस्ट सबसे इसमें कम मिलता है, और जब आप हाईवे पे चलते हो तो आपको पावर पर भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। साथ ही आपको सीएनजी जैसे लंबे लंबे लाइन में रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको ईवी के चार्जिंग के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो जिनकी डेली बेसिस पे अच्छी खासी रनिंग है, सिटी प्लस हाईवे दोनों जगह पे ट्रैवल करता है, जिनके लिए टाइम प्रायोरिटी है, जिनके लिए परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है, उनके लिए हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा अपनी कैलकुलेशन में, जो भी आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हो हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर, उतनी अगर आपकी ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है तो ही आपको हाइब्रिड लेना चाहिए। अगर आपकी ड्राइविंग कम है तो आपने सीधा पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जहाँ पे हमने टेक्निकल चीज़ें डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहे, जस्ट एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कौन से बायर्स ने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बायर बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इतने सारे ऑप्शन, अभी आने वाले समय में फ्लेक्स फ्यूल का भी बात चल रहा है तो और एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसे में कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट है, यही आज के डेट में यूज़र को पता नहीं है, और भेड़ चाल में यहाँ वहाँ की बातें सुन के लोग किसी भी इंजन ऑप्शन को उठा के ला रहे हैं और बाद में उसको रिग्रेट कर रहे हैं। तो हमने आपको फंडामेंटल डिफरेंसेस बताया कि कौन से टाइप के यूज़र के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो आप भी अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, और हमारे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, क्योंकि हमने जो इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे हम गरीब बच्चों के एजुकेशन में उनकी हेल्प करते हैं, सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन में हेल्प करते हैं, तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करेगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।